हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। तो IIT जेई एडवांस 1980 का पेपर का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं ना। इसमें स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस वो साफ साफ मेंशन्ड है, वन ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक ही ऑप्शन सही होगा, जो कि आजकल का जो पैटर्न चल रहा है उसमें भी आते हैं। When a ray of light enters a glass slab from air, एक लाइट रे एयर से ग्लास स्लैब में एंटर होती है, तो हमको बताना है कि उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह की बातें इन्होंने पूछी है। इसके लिए आपको दो बातों का आइडिया होना चाहिए। पहली बात कि किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पर, है ना। मतलब मीडियम के चेंज होने से लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला आपने सुना होगा V इक्वल्स टू एफ लैम्डा, इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। जैसे सपोज ये कोई स्लैब है, कोई मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वाला, बाहर एयर मीडियम है, एक लाइट एंटर होती है एयर मीडियम से और इस स्लैब के अंदर एंटर होती है। क्वेश्चन है पूछा है कि उसकी वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी की बात तो हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, है ना। वेवलेंथ पे इफेक्ट देखना है तो सीधा सीधा देखो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। आप ये भी जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V होता है। किसी मीडियम की बात करूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से तो ज्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज्यादा होना इस बात को बता रहा है कि स्पीड कम हो जाएगी। तो एयर में स्पीड C है, मीडियम में V है, और ये V जो है ना, ये C से कम है। तो स्पीड कम होना यहाँ से देख सकते हैं, इससे साफ साफ इस बात को बताता है कि वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन। बढ़े आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। मेटल बॉल इमर्स्ड इन एल्कोहल वेट्स W1। हम एक मेटेलिक बॉल को एल्कोहल में पूरी तरह से डुबो रखा, ये मान के चलना है। उसका जो वेट हमको अपीयर हुआ है ना, जब कुछ नहीं बोलते हैं वेट W1 बोल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर अपरेंट वेट W1 आता है, 50 डिग्री सेल्सियस पर अपरेंट वेट W2 आता है। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन, इन्होंने बता रखा है जो गामा है उस मेटल का वो कम है गामा ऑफ लिक्विड से, अल्कोहल से। ठीक है। तो हमको बताना है कि क्या रिलेशन होना चाहिए W1 W2 के बीच में। ठीक है। देखो कंसेप्ट क्या है इसमें, ये जो मैंने पिछला पेपर डिस्कस किया था ना 1978 वाला, उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में, ये ऑब्जेक्ट है पूरी तरह से डूबा हुआ है, इनिशियली जो इस पे बाइंड फोर्स लग रहा होगा, बाइंड फोर्स इनिशियली वो ऐसे लिखूंगा। ऑब्जेक्ट का सबमर्ज्ड वॉल्यूम पूरा ही डूबा हुआ है तो वी नॉट, मैंने वॉल्यूम वी नॉट मान लिया। अभी इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल की बातें मैं कर रहा हूँ, इनटू लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं रो एल है इस टेम्परेचर पर, रो एल इंटू जी। अब मैंने क्या करा, लिक्विड और ऑब्जेक्ट दोनों का टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट में इंक्रीज कर दिया। ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, दोनों का ही बढ़ा रहा हूँ, तो फाइनली जो बाइंड फोर्स लग रहा होगा वो लिख के देखते हैं एक बार। ये मान के चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट अभी भी फुल्ली सबमर्ज्ड है, तो ऑब्जेक्ट का सबमर्ज्ड वॉल्यूम अगर पहले वी नॉट था तो अब 1 प्लस गामा, ऑब्जेक्ट को मैं गामा मेटल बोल रहा हूँ, डेल्टा टी। लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी तो रो लिक्विड जो कि इनिशियल टेम्परेचर पर थी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी इंटू जी। इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। फाइनल बाइंड फोर्स अपॉन इनिशियल बाइंड फोर्स इक्वल्स टू, फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल करूंगा तो 1 प्लस गामा मटेरियल या ऑब्जेक्ट डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली याद रखें, एडवांस के एग्जाम के हिसाब से काम आ सकता है ना। खैर, आगे बढ़ते हैं काम की बात पर इसी में। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं लिखने का। ये बोल रहे हैं कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो अपेरेंट वेट W1 था। अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, एक्चुअल वेट माइनस बाइंड फोर्स, इनिशियली बाइंड फोर्स इतना है। बाद में अपेरेंट वेट W2 हो गया टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेट एक्चुअल वेट माइनस फाइनल बाइंड फोर्स। अब बस मुझे ये पहचानना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बाइंड फोर्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो यहाँ से देखें।
ये बता रखा है कि गामा मटेरियल कम है गामा लिक्विड से, तो ये जो रेशियो आएगा ये 1 से छोटा आएगा। ये 1 से छोटा आएगा मतलब फाइनल बाइंड फोर्स छोटा हो जाएगा इनिशियल से। अगर फाइनल बाइंड फोर्स ये वाली टर्म इनिशियल बाइंड फोर्स से कम है, तो यहाँ कम माइनस हो रहा है तो ये पूरी टर्म ज्यादा आएगी। इसका मतलब W2 ज्यादा आएगा W1 से। ऐसा ऑप्शन सही ऑप्शन है, मतलब सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं एक थियोरेटिकल क्वेश्चन। और आज के टाइम में तो इस तरह की बातें पेपर्स में देखने को नहीं मिलती हैं। उस जमाने में शायद ये बातें पढ़ाई जाती होंगी या इसके से रिलेटेड बातें की जाती होंगी। इफ ए मशीन इज लुब्रिकेटेड विद ऑयल, हमने मशीन को ऑयल से लुब्रिकेट कर दिया है, करते हैं जनरली मशीन को। क्यों करते होंगे लुब्रिकेट? लुब्रिकेट करने से जो भी अंदर पार्ट्स हैं जो एक दूसरे पर मूव करते होंगे, उनमें आपस में कम फ्रिक्शन लगे, स्लाइडिंग के कारण हीट का लॉस कम हो, इसलिए लुब्रिकेशन किया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन इंक्रीजेज, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इंक्रीजेज। जितना मुझे आइडिया है, मैकेनिकल एफिशिएंसी का सीधा सीधा मतलब है कि आपने कितना इनपुट दिया, आपको आउटपुट कितना मिला। अगर मैं लुब्रिकेट लगा दूंगा तो हीट का लॉस कम होगा, लॉस कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कंफर्म सही है। मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में मैं सच बोलूं तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है इस बारे में, पर मैंने जितना पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि एक बार पेपर का सॉल्यूशन बनाने से पहले मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अ, इधर से उधर से ढूंढने की कोशिश की और कुछ इसके बारे में मिले मुझे, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो जितने भी अच्छी अच्छी साइट्स हैं जहाँ से अपन देख सकते हैं, फिजिक्स वाली बातें पढ़ सकते हैं, मुझे इसके बारे में ये पता चला कि हायर कॉलेज लेवल पर इसके बारे में बताया जाता है। और ये बोला जाता है कि ये उस मशीनरी के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे मिली। अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि पेपर में इस तरह का कुछ पूछें तो आप याद रख सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल जो उसका मशीनरी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन से वो स्ट्रक्चर तो चेंज होगा नहीं, तो मैकेनिकल एडवांटेज चेंज नहीं होगा। मैं फिर क्लियर कर दूं, आज के दौर में ये सब नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा मैंने आपको बता दिया है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज विल नॉट चेंज, मैकेनिकल एफिशिएंसी विल इंक्रीज, है ना, क्योंकि हीट का लॉस कम हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। टू मासेस 1 ग्राम 4 ग्राम, मतलब मैं इसका मास अगर m मान लूं तो इसका मास 4m हो जाएगा बच्चों। आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी k है, इसकी भी k है। हमको उनके मोमेंटम का रेशियो बताना है। बहुत ही बकवास सवाल कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कह सकते हैं, है ना। हम जानते हैं कि मोमेंटम होता है रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। किसी को नहीं पता ये वाली बात तो मैं बता सकता हूँ अलग से। वैसे तो एडवांस का पेपर आप दे रहे हो तो ये तो पता होना ही चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा मोमेंटम का स्क्वायर। इस नीचे वाले 2m को उधर ले जाएंगे तो मोमेंटम का स्क्वायर आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। रूट लगा दूंगा तो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि रेशियो बताना है उन दोनों पार्टिकल्स या मासेस के मोमेंटम का। तो अगर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अपॉन मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल का फॉर्मूला ये अप्लाई करूं, तो 2 टाइम्स फर्स्ट पार्टिकल का मास है m, काइनेटिक एनर्जी के, अपॉन रूट ऑफ 2 टाइम्स सेकंड का मास है 4m, काइनेटिक एनर्जी के। k से k उड़ा दो, m से m उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, ये आ गया 1/2। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़े। ए शिप ऑफ मास इतना किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, एक शिप है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है, इसका मास हमको दिया हुआ है, ठीक है। इस पुल्ड बाय फोर्स, इस पर एक फोर्स लगाते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट कर रहा हूं अभी, थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और इस फोर्स से हमने इसको 3 मीटर तक स्लाइड करवाया। एज समिंग दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इज नेग्लिजिबल, अज्यूमिंग सॉरी, ये ए एस यहाँ लिखा हुआ था। ये मान के चल रहे हैं कि जिस वाटर पर ये शिप चल रहा है उसके कारण कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। द स्पीड ऑफ शिप इज, हमको शिप की फाइनल स्पीड बतानी है। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। मैं शिप पर अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं, W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के, तो सिर्फ इसी फोर्स का वर्क आना है और तो कोई फोर्स है ही नहीं। ये फोर्स भी कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क एफ एस कॉस थीटा से, एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट पर था इसलिए इनिशियल एनर्जी 0 थी। वैल्यू पुट कर लेते हैं। F गिवन है 5 इंटू 10⁴,
डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 3 मीटर का, थीटा होता है फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल जो कि यहाँ 0 हो जाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू हाफ इंटू मास है 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 10⁵, उधर से 10⁷ डिवाइड होगा तो वी स्क्वायर आ जाएगा 1/100। इट मीन्स वी आ जाएगा 1/10.1 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था, सही ऑप्शन सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन पर बेस्ड अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। A block of mass 2 kg rest on a rough inclined plane making an angle 30 with the horizontal। देखो ये हो गया अपना एक इंक्लाइंड प्लेन, साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्लेन कैसा है, रफ। रफ, ठीक है। एक ब्लॉक इस पे रखा हुआ है 2 kg का ब्लॉक, इस इंक्लाइंड का एंगल हॉरिजॉन्टल से गिवन है 30 और लिखा हुआ है 2 kg ब्लॉक रेस्ट, मतलब कि मान के चल रहे हैं कि ये परमानेंट रेस्ट पर है ना, मूव नहीं कर रहा है। परमानेंट बोले तो परमानेंट रेस्ट का मतलब हो गया कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका एक्सीलरेशन 0 है, इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका नेट वेक्टर एडिशन करने पर 0 आना चाहिए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया हुआ है ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में, ये दिया हुआ है 0.7। ये बताना है कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा होगा। देखो चेक भी कर सकते हैं वैसे तो अपन कि रखकर छोड़ने पर ब्लॉक स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, अगर आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद है, ये वाला रिजल्ट कि अगर टेन थीटा ज्यादा होता है म्यू एस से तो ब्लॉक को रख के छोड़ने पर ब्लॉक स्लाइड कर जाता है ना। अगर आपको नहीं पता है रिजल्ट तो आप चेक भी कर सकते हैं कि इस पर एम जी के कंपोनेंट ड्रॉ करें ऐसे, इधर आएगा एम जी कॉस 30 अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में, तो वो कितना हो जाएगा एम जी, सॉरी साइन 30 हाफ हो जाएगा, इधर आएगा एम जी कॉस 30, सही बात है। ये हो गया 10 न्यूटन और ये एम जी कॉस 30 हो गया 10√3 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पता कर लेते हैं म्यू इंटू नॉर्मल से। म्यू है 0.7, नॉर्मल है 10√3, ये आ गया बच्चों 7√3, लगभग लगभग √3 जैसे 1.7 के आसपास होता है, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 4.9 11.9 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन अवेलेबल है। जबकि जो mg का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन आ रहा है जो कि ब्लॉक को स्लाइड करवाना चाहता है, वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। मैं जी को 10 मान के चल रहा हूँ अभी, बाकी देख लेंगे डाटा जो ऑप्शन के हिसाब से सब जगह 9.8 दिख रहा है ना। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो उतना ही लगेगा जितनी रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब इस पे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लगेगा बल्कि कितना लगेगा एम जी साइन थीटा के बराबर मैग्नीट्यूड का। तो आंसर आएगा बच्चों एम जी साइन थीटा, एम था, एम है 2 kg, जी है 9.8, साइन थीटा है मतलब साइन 30 1/2, तो 9.8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस पर लगेगा। आंसर आएगा ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है डेस्क्रिप्टिव, इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनको हमको पूरा डिटेल में उस जमाने में सॉल्यूशन देना पड़ता था। मैं अभी थोड़ा सा मिक्सचर यूज में लूंगा, मतलब आज के ज़माने में सॉल्यूशन तो हमको लिखना होता नहीं है, पर फिर भी मैं ये मान के बताऊंगा कि हाँ बच्चे को काफ़ी कम आता है और उसको प्रॉपर जो है गाइडेंस मिल जाए। चलो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप पर बेस्ड एक अच्छा सवाल, ठीक ठाक सवाल कह सकते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं है, सॉल्व करते हैं। एक टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आईपीस लेंस, यहाँ उस ऑब्जर्वर की आंखें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, आईपीस लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और ये लिखा हुआ है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब क्लियर देखने के लिए हमारी आंखें जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस से अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो क्लियरली नहीं देख पाएंगी, वो कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑन ए स्केल 200 सेंटीमीटर, एक कोई ऑब्जेक्ट है स्केल, ये यहाँ कहीं रखा हुआ है, इस लेंस से उसकी डिस्टेंस है 200 सेंटीमीटर। थोड़ा सा अजीब तो है कि आप एक तरफ तो टेलीस्कोप बोल रहे हो, टेलीस्कोप से हम जनरली बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखा करते हैं, और जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो 200 सेंटीमीटर पर है, दूर तो है ये 2 मीटर जो है वो इस ऑप्टिकली दूरी माना जाता है,
पर फिर भी जनरली जैसा स्टैंडर्ड क्वेश्चन टेलीस्कोप में आते हैं ना कि बहुत दूर कोई स्टार है उसको हम देखना चाहते हैं, उस तरह की कहानी यहाँ पर नहीं है ना। ये अच्छी बात है, इसलिए सवाल थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। एक काम की बात लिखी हुई थी, टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टेंट विजन, कि जो भी ऑब्जर्वर को फाइनली इस ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा वो डिस्टिंक्ट विजन, मतलब अभी भी बात हुई थी 25 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अगर आपको बेसिक थ्योरी का आइडिया है हल्का फुल्का, या नहीं भी है, चलो मैं बताता हूँ आपको। इस ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी, पहले इस ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आई पीस लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस इमेज बनाएगा, तो पहले इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं लेंस से। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v माइनस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -200 सेंटीमीटर, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का कोऑर्डिनेट +50। सही बात है, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 1/v इक्वल्स टू 1/50 माइनस 1/200, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये v की वैल्यू आ जाएगी 200/3 सेंटीमीटर। और मैग्निफिकेशन भी इस लेंस से जितना आया होगा वो निकाल के रख लेते हैं, है ना। वैसे काम आएगा नहीं आएगा देख लेंगे, पर फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं v/u फॉर्मूले से। v कितना आया 200/3 विद माइनस सॉरी प्लस साइन, u है -200, मैग्निफिकेशन आया -1/3। ठीक है भाई, ये फर्स्ट वाले लेंस ने अपना काम कर दिया, इमेज बना दी यहाँ कहीं पर, और 1/3 मैग्निफिकेशन आया, ये इमेज बन गई। सपोज ऑब्जेक्ट का नाम था ए बी, तो इमेज का नाम रख लेते हैं A'/B'। इमेज की डिस्टेंस आ चुकी है 200/3 सेंटीमीटर पर, मैग्निफिकेशन आ चुका है -1/3। माइनस तो बस इस बात को बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनी है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने अभी अभी इमेज बनाई है, ये इस आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसकी डिस्टेंस आईपीस लेंस से मैं मॉड यू मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये मॉड यू की वैल्यू के हिसाब से आईपीस लेंस इस A'/B' को ऑब्जेक्ट मानते हुए इमेज बनाएगा। ये हम जानते हैं कि ये मॉड यू जो है ये इस आईपीस लेंस के फोकस के अंदर आना चाहिए, तब जाकर ये लेंस इसकी वर्चुअल इमेज बनाता है। पीछे कहीं पर मैं सीधे डायग्राम में इमेज दिखा रहा हूँ। सपोज ये फाइनल इमेज बन गई जो आईपीस लेंस ने बनाई है B'/A'। वर्चुअल इमेज बनेगी तभी ऑब्जर्वर यहाँ बैठकर उस इमेज को देख पा रहा होगा, है ना। ये एक तरह से मैं सारी कहानी बता रहा हूँ जो भी होता है इसमें। अब काम की बात पर आते हैं। इन्होंने साफ साफ बोला है कि डिस्टिंक्ट विजन के करस्पॉन्डिंग बात चल रही है। इसका मतलब ऑब्जर्वर को इसको जो भी दिख रहा है ये A'/B', ये ऑब्जर्वर को कितनी डिस्टेंस पे दिख रहा होगा 25 सेंटीमीटर पर, है ना। डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, 25 सेंटीमीटर डायग्राम वाइज दिख नहीं रहा, पर ऊपर लैंग्वेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर ऑब्जर्वर को जो दिख रहा है 25 सेंटीमीटर पर, तो इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट था A'/B', थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, ये जो ऑब्जेक्ट था इसके लिए जो मॉड यू है ये निकाल के रख लेते हैं, जिसको मैं मॉड यू मिनिमम भी कह सकता हूँ, है ना। ये कैसे निकालेंगे, आईपीस लेंस को देखते हैं, ढंग से देखना भाई। जो ऑब्जर्वर था, ऑब्जर्वर पे से दिमाग हटा देना। आईपीस लेंस का ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने मॉड यू मानी। आईपीस लेंस ने जो इमेज बनाई, मतलब A'/B', वो बनाई है 25 सेंटीमीटर, और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं आईपीस लेंस के लिए, 1/v, v है -25, -1/u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है, माइनस के साथ मॉड u इक्वल्स टू 1/f। आप यहाँ से मॉड u को सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 25/5 + 25 मीन्स 125/30। ठीक है, ये मॉड यू की मिनिमम वैल्यू है। मॉड यू को इससे कम कर देंगे ना अगर, तो ये जो A'/B' ये 25 सेंटीमीटर के भी अंदर आ जाएगा और हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे। अब आते हैं काम की बात पर। फर्स्ट पार्ट था सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस। डायग्राम से दिख जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का सेपरेशन है ये वाला सेपरेशन प्लस ये वाला सेपरेशन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं लिखूं तो आएगा 200/3 सेंटीमीटर प्लस मॉड यू की मिनिमम वैल्यू 125/30 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके देख लेना जितना भी आएगा। सेकंड था पार्ट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द टेलीस्कोप। देखा जाए तो टेलीस्कोप की थ्योरी तो चली नहीं थी, क्योंकि टेलीस्कोप की थ्योरी में ये जो ऑब्जेक्ट ए बी था ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर होता था, इमेज फोकल प्लेन में बना करती थी, आपको याद होगा। तो ये एक तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता हूँ मान सकता हूँ। और उसमें जो एंगुलर मैग्निफिकेशन या सिंपली मैग्निफिकेशन कह सकते हैं, वो आता था मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू d/mod u।
इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस से मैग्निफिकेशन आया -1/3। डी की वैल्यू हमारे पास 25 है। मॉड यू अभी अभी पता करा है 125/30। ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से ये 10 बार कट जाएगा और 25 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 से ये 2 बार कट जाएगा, तो आंसर -2 आना चाहिए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, आंसर लास्ट में लिखे हुए हैं मैंने 7 में। ए पार्ट का आंसर आ रहा है 70.73, आप कैलकुलेट करके देख लेना। बी पार्ट का आंसर आ रहा है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -2। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। A rectangular block of glass is placed on a printed page lying on a horizontal surface। ये भी अच्छा सवाल है। वैसे इसका रिजल्ट क्लास में डायरेक्टली बताते हैं, पर इनके पूछने का तरीका अच्छा है। ये मान लो एक सरफेस है जहाँ पर कुछ प्रिंटेड पेज रखा हुआ है, उसके ऊपर हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को रख देते हैं। ये मैंने एक ब्लॉक लिया और ऐसे रख दिया, ठीक है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मुझे कम से कम वैल्यू पता करनी है। और कंडीशन क्या है, कहा गया ये रहा, फॉर विच द लेटर्स ऑन द पेज आर नॉट विजिबल सॉरी थोड़ी खांसी हो रही है, फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टिकल फेसेस ऑफ द ब्लॉक। हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा बाहर खड़ा हुआ है इधर या इधर, उसको ये प्रिंटेड पेज जो है लिखा हुआ है ना, वो दिखना नहीं चाहिए। इसका कंसेप्ट क्या है, मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको अलग से। आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा क्लास में, आपने जहां भी आप पढ़ते होंगे आपने इसकी थ्योरी, बेसिक थ्योरी जरूर सुनी होगी। ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है मुझे, ये असली में एक सिलेंड्रिकल शेप का वायर रखा हुआ है जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये इसकी एक्सिस हो गई। बाहर से कोई रे आ रही है नॉर्मल से कुछ एंगल आई बनाते हुए, वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी रे जो बाहर से सॉरी किसी भी एंगल पर आती है, मैं चाहता हूं कि वो इस ऑप्टिकल फाइबर की इस सरफेस को, इस वाली सरफेस को कट करके बाहर नहीं जाए, वह TIR हो जाए उसका, ये चाहता हूं। तो कंडीशन क्या लगाऊंगा, ये जो एंगल है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। अब लफड़ा ये है कि अगर मैं बहुत जनरल बात करूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बाहर से आने वाली रे का एंगल सॉरी कुछ भी हो सकता है, ये एंगल आई की वैल्यू को मैं 0 से 90 तक वेरी करा सकता हूँ। अच्छा, अगर ये एंगल आई वेरी करेगा तो बाय स्नेल्स लॉ मैं कह सकता हूँ ये एंगल आर भी वेरी करेगा, है ना। अब मेरा टारगेट था वो जो थीटा है वो क्रिटिकल से बड़ा होना। अब ढंग से सुनना आप, एंगल आई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, तो एंगल आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। मुझे पता है कि आर प्लस थीटा 90 डिग्री के बराबर है। इस ट्राइंगल को देख के बोल रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों एंगल्स का समेशन 180 होना चाहिए, है ना। तो बात चल रही थी कि आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, एक वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज, और इनका समेशन फिक्स है 90 डिग्री। तो थीटा की भी बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, बहुत सारी। थीटा की जो सारी वैल्यूज हैं मैं चाहता हूँ सभी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, ताकि कोई भी रे जो अंदर आ चुकी है उसका TIR हो ना पड़े, है ना, बाहर नहीं निकल पाए वो रे। तो थीटा की सारी वैल्यूज को क्रिटिकल से बड़ा करना है, तो क्या समझदारी दिखाऊंगा मैं, कंडीशन क्या लगाऊंगा कि थीटा की जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, अगर वो भी क्रिटिकल से बड़ी हो गई, तो फिर जो बाकी वैल्यूज होंगी वो तो क्रिटिकल से बड़ी हो ही जाएंगी। जब सबसे छोटी वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी है तो बाकी थीटा की वैल्यूज तो गारंटी के साथ क्रिटिकल से बड़ी होंगी। ठीक है भाई। अब दिमाग में आएगा कि सर थीटा की मिनिमम वैल्यू कहाँ से लेकर आए, तो इस इक्वेशन से आ जाएगी। जब थीटा मिनिमम होगा तो आर अपनी मैक्स वैल्यू पर होगा। सही बात है, थीटा जितना कम करोगे आर उतना ज्यादा होगा ना। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू को ऊपर से देखते हुए मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस आर की मैक्स वैल्यू, दिस शुड बी ग्रेटर देन सी। अब दिमाग में आएगा कि सर ये थीटा सॉरी आर मैक्स हम कहाँ से लेकर आए, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। 1 × sin i इक्वल्स टू n मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, आर की मैक्स वैल्यू लाना। तो यहाँ से देखो, अगर मैं आई की मैक्स वैल्यू पुट कर दूंगा, एन तो मैंने फिक्स कर रखा है मान लेता हूँ मैं, तो मुझे आर की मैक्स वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये एंगल आई ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 90 डिग्री। तो आई की मैक्स वैल्यू 90 पुट करते इधर 1 बन जाएगा, इधर आ जाएगा n टाइम्स साइन ऑफ आर मैक्स। यहाँ से मेरे पास साइन ऑफ आर मैक्स की वैल्यू आ गई 1/n,
और 1/n तो मैं जानता हूँ साइन सी होता है। यहाँ से मुझे पता चला कि r की जो मैक्स वैल्यू है वो तो c के बराबर है। इसको उठाते हैं, यहाँ ला के रख देते हैं। इसको रखते ही क्या आएगा, c लेस देन 45 डिग्री। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। साइन सी लेस देन 1/√2। साइन सी होता है 1/n विच इज लेस देन 1/√2। n शुड बी ग्रेटर देन √2। ये बात चल रही थी ऑप्टिकल फाइबर की। अब इसको सवाल से कैसे रिलेट करें जो पूछा गया था। इस डायग्राम को अगर बहुत जूम करके आप देखोगे, ऐसे जूम करके, तो आप क्या पाओगे वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। यहीं पर इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, जगह की कमी है मेरे पास। वही डायग्राम जूम करके देखूंगा तो ऐसा दिखेगा कि वो जो ब्लॉक है वो एक तरह से इसी ऑप्टिकल फाइबर की तरह का क्रॉस सेक्शन हो गया, और जो नीचे प्रिंटेड लेटर्स हैं वो यहाँ पर रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे अलग अलग एंगल पर इस सरफेस पे जाके गिरेगी और फिर रिफ्रैक्ट होकर अंदर जाएगी। कोई भी रे, मान लो मैं ये वाली रे देख रहा हूँ और जूम करके दिखाऊं, ये वाली रे देख रहा हूँ, ये ऐसे गई। मैं चाहता हूँ कि बाहर जो बंदा खड़ा हुआ है उसको ये प्रिंटेड लेटर मतलब ये नहीं दिखे, मतलब ये जो रे अंदर जा रही है ना, इसका TIR अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। ये रे बाहर पहुंच ही नहीं पाएगी उसकी आंखों तक। उसकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो उस बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल वही कंसेप्ट हो गया कि यहाँ TIR करवाना था, जैसा ऑप्टिकल फाइबर में होता है। क्वेश्चन पूछा था, आप देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिजल्ट आया एन शुड बी ग्रेटर देन √2, तो एन की जो कम से कम वैल्यू हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, √2। ठीक है भाई, चलो, अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि जो रजिस्टर डायग्राम में दिए हुए हैं उसके बाद कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो, ये वाला 3 और ये वाला 3 सीरीज में, इन दोनों को हटाऊंगा, एक सिंगल लगा दूंगा तो 6 ओम का लगेगा। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं, एक सिंगल लगाऊं तो 6 ओम का लगा। ये 6 और 6 पैरेलल में ये मिलकर क्या बनाएंगे, 3। उस 3 के साथ ये वाला 3 सीरीज में वापस बन जाएगा 6। तो ये पूरा अगर मैं हटा दूं, थोड़ा डायग्राम कचरा टाइप हो जाएगा, पर ये पूरा मैं हटा दूं, ज्यादा हटा दिया, ये वाला, और एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं तो 6 ओम का लगेगा। वो जो सिंगल 6 ओम का आएगा उसके साथ ये वाला 6 पैरेलल में है तो वो 3 बन जाएगा, तो ये पूरा 3 हो गया। उस 3 के साथ ये वाला 3 सीरीज में तो पूरा 6 हो गया, ये पूरा 6 हो गया, जिसको मैं कट कर रहा हूँ पूरा 6 हो चुका है। वो 6 इस वाले 6 के साथ पैरेलल में है तो 3 हो गया। ये गेम चल रहा है बस। 3 3 के साथ सीरीज में 6 हो गया। 6 और 3 पैरेलल में है तो उसका कॉम्बिनेशन आप निकाल सकते हो। दो पैरेलल में अगर होते हैं तो 6 इंटू 3/6 + 3 कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज अ डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। एक प्लेट दिखा रखी है जिसकी डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। उसमें हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर होल कर दिया जिसकी डायमीटर 42 थी। डायग्राम में दिखा रखा है कि किस तरह से हमने होल किया है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। इस तरह के क्वेश्चन जनरली क्लास में करा दिए जाते हैं, है ना। चलो देखते हैं। ये वो अपनी कंप्लीट डिस्क है। थोड़ा मजाक में ज़्यादा बड़ा बन गया, छोटा कर लेते हैं, है ना। इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं अलग मार्कर से, अलग कलर से। ये इसका सेंटर है, ठीक है। हमने इसमें कैविटी बना रखी है। कैविटी को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। किससे दिखाएं, ब्लू से दिखा देता हूँ। कैविटी बनाई हमने इसमें इस तरह से। ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर मास भरा हुआ है, बाकी जो पूरा पोर्शन है वो पूरा खाली है। कैविटी का जो सेंटर है वो है ये वाला पॉइंट। कैविटी के सेंटर को मैं कैविटी फॉर सी से डिनोट कर रहा हूँ, है ना। और डिस्क के सेंटर को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, डी फॉर डिस्क, सी फॉर कैविटी। मुझसे पूछा गया है कि जो रिमेनिंग सिस्टम है, कैविटी बनाने के बाद की बात चल रही है, उसका सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, माना कि जहां मास भरा हुआ है वहां वहां यूनिट एरिया में सिग्मा मास है, मतलब सरफेस मास डेंसिटी मैंने सिग्मा मान ली। ठीक है, अब ये जो खाली पोर्शन है थोड़ी देर के लिए इसको फिल मान लेते हैं कि भरा हुआ ही, इस तरह से भरा कि खाली रहेगा, मतलब प्लस सिग्मा डेंसिटी का मास है यहाँ पर और माइनस सिग्मा डेंसिटी का मास भी है यहाँ पर। तो एक तरह से मैं देखूं कि जितनी पॉजिटिव डेंसिटी भरी उतनी नेगेटिव डेंसिटी भरी, तो वो एक तरह से मासलेस हो गया वो पोर्शन। अब क्या करेंगे, इस अंदर वाले पोर्शन का
इस वाले पोर्शन का, यहाँ का प्लस सिग्मा देखो, और बाहर वाला ये वाला असली वाला प्लस सिग्मा देखो एक साथ रखे, तो उससे क्या होगा, कंप्लीट डिस्क कंप्लीट डिस्क पूरा मास भरा हुआ है इसके पूरे एरिया में, सिग्मा डेंसिटी वाला मास। ये सारा मास मैं इसके सेंटर पे रखा हुआ मान सकता हूँ, इसका सेंटर ऑफ मास जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। इस मास को m1 बोल देते हैं, और ये मास कितना होगा, यूनिट एरिया में अगर सिग्मा मास है तो इस डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, है ना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको बोल रहा हूँ कैपिटल आर, इसको बोल रहा हूँ स्मॉल आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका मास हो गया। अब जो कैविटी का माइनस सिग्मा था वो भी अपने आप में डिस्क है, तो प्लस साइन लगा के अलग से दिखा रहा हूँ। वो जो कैविटी का माइनस सिग्मा था, माइनस सिग्मा रेडियस स्मॉल आर वाली डिस्क, उसका सारा मास उसके सेंटर पे रखा होगा जिसका नाम सी से डिनोट कर रहा हूं मैं। तो उसका सारा मास पॉइंट मास की तरह यहां मान लेते हैं m2 मास। कितना मास है, मास की डेंसिटी माइनस सिग्मा इंटू सरफेस एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो ये हटा देते हैं, दो पॉइंट मास मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। एक मास रखा हुआ है पॉइंट डी पर, कितना मास m1। एक पॉइंट रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है सी पर कितना मास m2। तो वो जो एक्चुअल डायग्राम था यहाँ आ जाते हैं। डिस्क का सेंटर डी था, कैविटी का सेंटर सी था, यहाँ मास m1 रखा हुआ है, यहाँ मास m2 रखा हुआ है। अच्छा, इन दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन कितना होना चाहिए भाई, यहाँ से डिस्क की रेडियस कैपिटल आर, यहाँ से कैविटी की रेडियस स्मॉल आर, तो ये जो आएगा ये आर माइनस आर आ जाएगा। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं बता भी देता हूँ फिर भी, कि अगर दो पॉइंट मासेस होते हैं m1 m2, उनके बीच का सेपरेशन मान लो d होता है, तो इस कनेक्टिंग लाइन पर अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस सपोज m1 से चाहिए, इसको x से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये x कितना आता है, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डी के बराबर, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं। मुझे इस कंप्लीट सिस्टम जिसमें दो पॉइंट मास रहते हैं, एक डी पर रखा हुआ है m1, एक सी पर रखा हुआ है m2, कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मान लो इस डी वाले पॉइंट से चाहिए, है ना, उसको मैं x से डिनोट कर रहा हूँ डिस्टेंस को, इक्वल्स टू लिखते हैं m2 अपॉन ये वाला डायग्राम देखते हुए m1 प्लस m2 इंटू दोनों पॉइंट मासेस के बीच का सेपरेशन, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। m2 कितना है भाई, देखो नीचे से, सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन m1, अच्छा m2 लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, सही कर देते हैं। m2 था माइनस सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन m1 है सिग्मा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस m2 है माइनस सिग्मा इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ये सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई उड़ा दो, माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर। ये नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखूंगा, तो ये मुझे क्या दिखाई देगा, माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। स्मॉल आर था 42 का आधा, मतलब 21 का स्क्वायर विद माइनस साइन, अपॉन आर प्लस आर, ऊपर वाली जो इस डायग्राम में ये रेडियस है, ये है 21, और कैपिटल आर जो है इसकी रेडियस है ना, रेडियस को मैं वो बोला था, ये है, इसका हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 28, सही है क्या, 21 वो उसकी रेडियस बिल्कुल सही है, और 56 का आधा करेंगे 28 हो जाएगा, ठीक है। तो आर प्लस आर, आर कैपिटल आर है 28, स्मॉल आर है 21, तो ये हो जाएगा -21 इंटू 21 अपॉन, नीचे इनका समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। 7 से 3 बार कटेगा, 7 से 7 बार कटेगा, 7 से 3 बार कटेगा, आंसर आएगा -9। माइनस तो इस बात को बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जो मैंने डी से पता की यहाँ से, वो नेगेटिव मतलब इधर की तरफ होगी, सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ होगा, यहाँ कहीं पर, हवा में भी हो सकता है, डायग्राम में ऐसे दिखा रहा हूँ बस। और डी से इसकी जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई बच्चों, 9 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका होगा 9 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। एक कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है किसी कांस्टेंट फोर्स के प्रभाव में, है ना। उसका किसी भी टाइम पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको इस इक्वेशन से इन्होंने रिलेट कर रखा है। फर्स्ट पार्ट में पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। सेकंड पार्ट में पूछा वर्क डन बाय फोर्स इन द फर्स्ट 6 सेकंड्स। पहले एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को ढंग से अरेंज करके ऐसे लिख दूं, x इक्वल्स टू
t-3 का होल स्क्वायर। सही बात है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा 2 टाइम्स t-3। ये भी ठीक है ना। अब काम की बात पे आते हैं। एक काम और कर लेते हैं। अच्छा, मास फास्ट गिवन नहीं है, चलो बाद में सोचेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताना है, x का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, मुझे x की वैल्यू पता करनी है। कब? जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो पता करते हैं वेलोसिटी जीरो कब हुई। वेलोसिटी के फंक्शन में v को जीरो डाल दो, उससे तुम्हारे पास t बराबर 3 आ जाएगा। t बराबर 3 तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो t बराबर 3 उठाओ और ये डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन में उठा के रख दो। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, आंसर आ गया जीरो। सेकंड पार्ट पर आते हैं। वर्क डन बाय फोर्स, ये बता रखा है कि सिर्फ एक अकेला कांस्टेंट फोर्स लग रहा है उस पर, उसका वर्क निकालना है। तो मैं चाहूँ तो एफ एस कॉस थीटा से भी निकाल सकता हूँ, पर सिंपल तरीका अपनाते हैं ना, डब्ल्यू ऑल इक्वल्स टू डेल्टा कैसे कर लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, एक ही फोर्स लग रहा है जिसका वर्क मुझे पता करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। सही बात है। अब ये फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ पर अलग से, है ना। इनिशियल 6 सेकेंड, तो इनिशियल की बात कर रहा हूँ। टी बराबर जीरो को उठाओ, वेलोसिटी के फंक्शन में डालो, आप पाओगे कि वेलोसिटी कितनी आ रही है? -6। ये तो वेलोसिटी आ गई। तो जो स्पीड होगी इनिशियल स्पीड, वो कितनी आ जाएगी? इसका मैग्नीट्यूड 6 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल की बात करते हैं। टी बराबर 6 को उसी वेलोसिटी के फंक्शन में पुट करके देखो, v की वैल्यू आएगी +6, तो यही हमारी फाइनल स्पीड हो जाएगी। तो फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड तो इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और वर्क क्या आ जाएगा? जीरो। तो दोनों पार्ट का आंसर आएगा जीरो। नंबर जीरो नहीं आएंगे आपके, आंसर जीरो आए, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रिक्शन पर बेस्ड सवाल, अगेन सिंपल क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। दो डायग्राम बना रखे हैं और क्या क्या लिखा हुआ देखें। फिगर ए ये वाला फिगर, फिगर बी ये वाला फिगर। ए सी कॉमा डी जी एंड जी एफ आर फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन्स, ये फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन्स हैं। बी सी और ई एफ एक्स लेंथ है, ये लेंथ एक्स है, ये लेंथ भी क्या बोली है? एक्स। एंड ए बी इक्वल्स टू डी ई, ये जो हाइट है वर्टिकल ये भी वाई है, ये हाइट भी वाई है। ठीक। एक पार्टिकल को, एक एम मास के ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं ए वाले पॉइंट से, यहां से, और यहां पर हम डी से रिलीज करेंगे, है ना। ये बोल रहे हैं कि जब वो स्लाइड करते हुए, लिखा हुआ है सी पर पहुंचता है, ये फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, जब ये ऐसे स्लाइड करते 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 सी पर पहुंचेगा, यहाँ उसकी स्पीड को डिनोट कर रहे हैं वी सी से। ठीक है। हाँ, द सेम ब्लॉक, उसी ब्लॉक को हमने रिलीज करा सेकंड वाले इंक्लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट डी से। वो पहले डी से जी तक आया, फिर जी से स्लाइड करके एफ तक आता है। जब वो फाइनली एफ पर पहुंचता है पार्टिकल, तो उसकी जो स्पीड है उसको क्या बोल रहे हैं? ये वी एफ, ये बोल रहे हैं कि हाँ वी एफ। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को सेम मानते हुए चलना है, ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, है ना। म्यू मानते हुए चलना है हमको। वीसी और वीएफ दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलो, तो पहले फर्स्ट वाले केस का डायग्राम अलग से बनाते हैं। मैंने मान लिया इंक्लाइन का एंगल थीटा है। मैंने माना कि जो ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आ रहा है उसका मास m है। मैंने माना कि ये इंक्लाइन वाली लेंथ s है, ऐसे अज्यूम कर लिया। और a से लेकर c तक मैं W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के अप्लाई कर रहा हूँ। W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के। W ऑल में अगर बिल्कुल बेसिक से चलें तो mg का वर्क प्लस नॉर्मल का वर्क प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क इक्वल्स टू डेल्टा के। mg का वर्क मैं mg के कंपोनेंट से लिख दूंगा, तो mg साइन थीटा इनटू इस डायरेक्शन में जिधर वो mg साइन थीटा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। नॉर्मल का वर्क जीरो, फ्रिक्शन का वर्क माइनस साइन के साथ म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स, ये तो मैंने फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लिखा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में उस लाइन के अलोंग s हुआ, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी सी स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना भी बहुत सिंपल है। ये जो एम जी इंटू एस साइन थीटा का, ये एस साइन थीटा है। आप डायग्राम में देखें एस साइन थीटा ये वाली हाइट हो जाएगी जो कि वाई है, ये बन गया अपना एम जी वाई माइनस म्यू एम जी एस कॉस थीटा को आप ढंग से देखें, एस कॉस थीटा है ये वाली लेंथ जो कि एक्स के वन है, एक्स। उधर से इस टू को इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर, एम से उड़ा दो एम, वी सी की वैल्यू मेरे पास आ गई रूट ऑफ
2GY माइनस 2μGX। ठीक है भाई, क्लियर है बात, VC तो आ गया। अब चलते हैं अपन पता करते हैं सेकंड वाले केस में VF कितना आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि दो इंक्लाइंड अलग अलग स्लोप वाले हमने एक तरह से मिला दिए, पर ये वर्टिकल हाइट उतनी ही है, हॉरिजॉन्टल लेंथ भी उतनी है, डायग्राम में थोड़ी ज्यादा दिख रही है, कोई बात नहीं। पहले वो जो ब्लॉक है उसको मैं यहां से यहां तक लेकर आया, है ना। यहाँ उसकी स्पीड को मान लो मैंने माना V1, फिर मैं उसको इस इंक्लाइन के अलोंग स्लाइड कराते कराते यहाँ तक लेकर आ गया, यहाँ उसकी स्पीड को VF मानने के लिए बोला गया है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ D से लेकर G तक की। यहाँ एक ऐसे लाइन बना लेते हैं, इस एंगल को अल्फा मान रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम G रख लेते हैं। तो बात चल रही है, कहाँ लिखें, थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम D टू G, D से G तक, वापस वही W ऑल इक्वल टू डेल्टा के, इस DG लेंथ को मैं मान लेता हूँ S1 थोड़ी देर के लिए, है ना। और W ऑल इक्वल टू डेल्टा के लिखूंगा बिल्कुल उस तरह से जैसे मैंने लिख के बताया था अभी। तो आपके पास ये जो V1 आएगा ये कुछ ना कुछ आ जाएगा, और कितना आएगा अगर मैं लिख के बताऊं आपको, एक काम करें डायरेक्ट कर लेते हैं ना, इतना टाइम भी क्यों लगा है। मैं सीधे ही D से लेकर और वो जो F वाला पॉइंट है वहां तक की बात कर रहा हूँ, है ना। DG लेंथ को S1 माना, GF लेंथ को S2 मान लेते हैं, है ना। इस एंगल को बीटा मान लेते हैं। भाई मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। मैं सीधे फ्रॉम D जहां से रिलीज करा टू F बॉटम मोस्ट पॉइंट तक के लिए W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के लिख रहा हूँ। नॉर्मल का वर्क तो कभी आना ही नहीं है। mg का वर्क मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस बार, mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कि y हुआ है। mg का वर्क पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है mg के वर्क के लिए। फ्रिक्शन का वर्क टुकड़ों में लिखूंगा, d से g तक फ्रिक्शन का वर्क माइनस साइन के साथ म्यू इंटू वहां नॉर्मल फोर्स mg cos अल्फा इंटू स्लाइडिंग लेंथ s1। फिर g से f तक फ्रिक्शन का वर्क माइनस साइन के साथ म्यू इंटू यहाँ नॉर्मल mg cos बीटा इंटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ S2 इक्वल्स टू डेल्टा के हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर, इनिशियल तो जीरो था। इसमें यहाँ पर वही कारस्तानी दिखानी पड़ेगी, एस कॉस एल्फा, S1 कॉस एल्फा, डायग्राम में देखें S1 कॉस एल्फा ये वाली लेंथ है, अलग मार्कर से दिखा दूं, ये वाली लेंथ है S1 कॉस एल्फा, है ना। उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, S1 कॉस एल्फा ये वाली लेंथ है। और यहाँ पर आ रहा है S2 cos बीटा, S2 cos बीटा अगर आप ढंग से देखें तो ये वाली लेंथ है। अब मैं इस इक्वेशन में ढंग से इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एम जी वाई एज इट इज माइनस म्यू एम जी मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा मेरे पास, S1 cos अल्फा, S1 cos अल्फा प्लस S2 cos बीटा ये बचेगा, और राइट साइड में चल रहा होगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर। इस पूरे को अभी जो मैंने ऊपर दिखाया आपको, S1 cos अल्फा ये वाली लेंथ, S2 cos बीटा ये वाली लेंथ, इनका समेशन x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अरेंज करके देख लीजिएगा, VF जो आएगा, है ना, वो आ जाएगा 2GY माइनस 2μGX। मतलब ये दोनों सेम आएंगे, VC और VF दोनों इक्वल आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। A body of mass 2 kg is being dragged with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड on a rough horizontal plane। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बना लेते हैं, ये रफ है, एक कोई ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल करके ले जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन 5 सेकेंड। आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो सरफेसेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो हीट जनरेट होती है, वो सरफेसेस गर्म हो जाती है हीट के कारण। कोई अगर ये पूछ ले कि सर हीट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन उस सिस्टम पर टोटल वर्क करेगा, ढंग से सुनना, सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन का जो भी टोटल वर्क होगा वो नेगेटिव आता है, ये हमको पता है। और नेगेटिव का सिग्निफिकेंस ये होता है कि उस फोर्स ने वर्क करके सिस्टम की एनर्जी को कम कर दिया, वो जो एनर्जी में कमी आई है वही हीट की फॉर्म में निकली है। तो मैं सीधा सीधा ये याद रख सकता हूँ इस तरह की सिचुएशन में कि हीट इक्वल्स टू W टोटल बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम
का मॉड, क्योंकि वर्क तो नेगेटिव आएगा ना, मुझे तो हीट का अमाउंट बताना है बस एक। ठीक है, अब इस सवाल पर आते हैं। इन्होंने बोला है कि 5 सेकंड में कितनी हीट जनरेट होगी, तो मैं 5 सेकंड में काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क निकाल कर उस पर मॉड लगा दूंगा तो वो हीट आ जाएगा मेरे पास। 5 सेकंड में 2 की कांस्टेंट स्पीड से ब्लॉक यहाँ कहीं आ चुका होगा। कितना डिस्प्लेस हो चुका है, स्पीड इनटू टाइम 10 मीटर। अब लिखते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है नॉर्मल इनटू म्यू, ये मैंने फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड लिखा है, इनटू ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 10 इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया अपना 0.2 से 10 उड़ा दिया, 40 -40 जूल। काइनेटिक फ्रिक्शन ने टोटल यहाँ पर इतना वर्क किया। माइनस साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस ब्लॉक की एनर्जी इतनी कम हो गई काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो गई, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के ब्लॉक की एनर्जी कम हो गई, है ना। तो एक सेकेंड, ब्लॉक की एनर्जी कम होना तो नहीं कहा जाएगा यहाँ पर। यहाँ लफड़ा ये है कि कोई ना कोई बंदा है जो बाहर से फोर्स लगा रहा है ना। वो लाइन गलत बोल दी थी मैंने, ब्लॉक की एनर्जी कम होना। अगर मैं ब्लॉक को धक्का देके छोड़ देता तो ब्लॉक की स्पीड कम होती जाती, तब मैं बोलता कि ब्लॉक की एनर्जी कम होती जा रही है। तो ब्लॉक की स्पीड तो कांस्टेंट दी हुई है, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो नहीं रही। ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट बनी हुई है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो ब्लॉक की टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एनर्जी मैं एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ क्योंकि आंसर तो आ चुका है अपना। ये जो हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये एनर्जी आ कहाँ से रही है, तो जो एक्सटर्नल एजेंट इसको कांस्टेंट स्पीड से पुल करवा रहा है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो रहा होगा, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो रहा होगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट इस ब्लॉक पर पॉजिटिव वर्क कर रहा है, वही वर्क वही एनर्जी एक तरह से फाइनली हीट की फॉर्म में निकल रही है। तो हीट कितनी डेवलप होगी इस पे मॉड लगा के आंसर देंगे, 40 जूल हीट जनरेट होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। गिव एमकेएस यूनिट्स फॉर यंग्स मॉडुलस मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पावर ऑफ लेंस। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो और नहीं पता है आपको तो मैं बता देता हूँ। यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ये तो डायमेंशन लेस हो गया, तो फोर्स बाय एरिया ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, आप डायरेक्ट टेस्ला लिख सकते हो। सी है आपका पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर, सॉरी लेंस की पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ है फोकल लेंथ मतलब मीटर में, तो आंसर आ जाएगा इसका मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स तो लेंस की ऑप्टिकल पावर, टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या इंटेंसिटी, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। तो अगेन बहुत पुराना पेपर है, 1980 का पेपर अपने डिस्कस किया है। कितने साल हो गए इसको, लगभग 42 ईयर्स पीछे जाकर हम बातें कर रहे थे, ऐसा मान सकते हैं। पेपर काफ़ी इजी था, है ना, बहुत सिंपल पेपर, ऐसा मुझे लग रहा है पेपर अटेम्प्ट करके कि उन दिनों में पेपर सिंपल आया करते थे। पर आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए इस तरह के पेपर भी आपको अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है एडवांस से पहले। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।